रेडी। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनर्स को। लास्ट हमने एक वीडियो में डिस्कस किया फ्यू और एनी को। इस वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे कुछ डिटर्मिनर्स, और ये डिटर्मिनर्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम एंड एनी। वैसे तो देखिए सम और एनी काफ़ी आसान डिटर्मिनर्स होते हैं, सिंपल डिटर्मिनर्स होते हैं, लेकिन इनके फिर भी कुछ यूजेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और अच्छे होते हैं जो हमें बाकी फर्दर एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन से। मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, डू यू हैव डैश एक्सपीरियंस, और जिस पर्सन से बात पूछी गई उसने आंसर किया आई डोंट हैव डैश एक्सपीरियंस, या उसने नेक्स्ट टाइम में रिप्लाई किया आई हैव डैश एक्सपीरियंस। अब देखिए हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं। ऑप्शन सम एंड एनी है, ये ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं। इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो सम एंड एनी है, कि सम और एनी का यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो जो हमें समझना है बेसिक वो ये है कि जो सम डिटर्मिनर होता है ये असर्टिव मीनिंग कन्वे करता है, और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई अफर्मेटिव पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना हो। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव समझें, पॉजिटिव मीनिंग्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। एनी नॉन असर्टिव वर्ड होता है। नॉन असर्टिव वर्ड्स का यूज़ या तो नेगेटिव में होता है या इंट्रोगेटिव में होता है। तो एनी का यूज़ हम जनरली तब करते हैं जब हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना हो, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में, ठीक है, या कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी से। तो क्वेश्चंस में और नेगेटिव मीनिंग्स में एनी का यूज़ करना है, सम का यूज़ करना है तब जब हमारा मीनिंग पॉजिटिव हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है डू यू हैव सम एक्सपीरियंस, ये स्टेटमेंट हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे एनी यूज़ हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हम देखें तो नेगेटिव है, डोंट लिखा हुआ है, तो अगर डोंट लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट नेगेटिव है, यहाँ भी एनी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट ना तो हमारा नेगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में हम कुछ स्टेट कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा सम। तो सबसे पहले तो ये कि सम का यूज़ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में, एनी का यूज़ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करना है। जब ये बात हमें वहाँ पर समझ में आ जाएगी तो कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो हम इसी डिफरेंस के बेसिस पर सॉल्व कर लेंगे। किस टाइप के वो क्वेश्चंस हो सकते हैं? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, वी सेल्डम ब्लेम somebody for our own mistakes। या हमने लिखा few people have found anything या found something objectionable। या हमने 6 सेंटेंस लिखा, वी नीड anyone to help us in this work। या हमने लिखा has he gone somewhere abroad with you। या हमने एक सेंटेंस और लिखा, I can't do this job without someone's help। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं हमें ये पता करना है कि ये सही यूज़ हो रहे हैं या गलत यूज़ हो रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमने सेल्डम वर्ड यूज़ किया। सेल्डम का मतलब होता है हार्डली एवर, ऑलमोस्ट नेवर, नेगेटिव मीनिंग होता है इसका, ठीक है।
यहाँ पे फ्यू डिटर्मिनर यूज़ किया, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने कैंट यूज़ किया, ये भी नेगेटिव हो गया, और ना भी अगर हम मान लें नेगेटिव है तो ये जो विदाउट प्रिपोजिशन इसका मतलब होता है नॉट हैविंग। देखिए विद जो प्रिपोजिशन होती है इसका मतलब होता है हैविंग। अ मैन विद एक्सपीरियंस, अ मैन विद एक्सपीरियंस का मतलब हो गया अ मैन हैविंग एक्सपीरियंस। लेकिन अगर हम लिखें विदाउट, अ मैन विदाउट एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब हो गया पर्सन नॉट हैविंग एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब होता है नॉट हैविंग। तो यहाँ पे जो विदाउट है ना, ये नेगेटिव मीनिंग की प्रिपोजिशन है। फ्यू जो है ये भी नेगेटिव मीनिंग का डिटर्मिनर है। सेल्डम जो है नेगेटिव मीनिंग का एडवर्ब है। अब क्या है, ये प्रिपोजिशन है, ये डिटर्मिनर है, ये एडवर्ब है, लेकिन ये है सब नेगेटिव। अब चूंकि ये वर्ड नेगेटिव है तो हमारे स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव वर्ड में सम तो यूज़ होगा नहीं। अब सम नहीं यूज़ होगा तो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं यूज़ होगा जिसमें सम का यूज़ हुआ हो, तो हम इसको लिखेंगे एनीबडी। वी सेल्डम ब्लेम एनीबडी, ठीक है। फ्यू पीपल नेगेटिव हो गया, तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो हम समथिंग नहीं यूज़ करेंगे, एनीथिंग यूज़ करेंगे। तो फिर से एक बार समझ लो, जो डिफरेंस सम और एनी में होते हैं वही डिफरेंसेस उन सारे वर्ड्स में होते हैं जिनको एनी और सम की मदद से फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम सम का यूज़ नहीं करते, एनी का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, उसी तरीके से हम समथिंग या समबडी का यूज़ करके एनीबडी एनीथिंग का यूज़ कर लेंगे। ये विदाउट पॉजिटिव नेगेटिव मीनिंग की प्रिपोजिशन है, तो हम इसके बाद में समवन ना यूज़ करके एनीवन यूज़ करेंगे, एनीवंस, ठीक है। उसके बाद में देख रहे हैं कि जो 6 सेंटेंस है हमारे ये पॉजिटिव है। वी नीड एनीवन टू हेल्प अस इन दिस वर्क, ठीक है। ना तो ये मीनिंग नेगेटिव है, ना ही ये मीनिंग इंटरोगेटिव है, तो नेगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, तो एनीवन मत यूज़ करो, समवन यूज़ कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा समवन। लाइकवाइज हैज़ ही गॉन समवेयर अब्रॉड विद यू, ये स्टेटमेंट इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो समवेयर ना यूज़ करके एनीवेयर यूज़ करो। तो ऑल दिस क्वेश्चंस जो हमारे हैं, सारे ये क्वेश्चंस हैं, वो एक छोटे से डिफरेंस से सॉल्व हो गए कि एनी का यूज़ क्या करें तब जब सेंटेंस नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव हो। सम का यूज़ क्या करें तब जो हमारे सेंटेंस पॉजिटिव हो। फिर हमने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लिखा आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस। सेकेंड हमने लिखा आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब हमें ये समझना है कि ये सेंटेंस दोनों हमारे पॉजिटिव हैं, तो इनमें से सही कौन सा है। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस लिखना सही है या आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस लिखना सही है, ठीक है। एक बार अपने आप ट्राई करें। तो देखिए ये दोनों ही सही हैं। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस भी सही है, आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस भी सही है। ये दोनों कैसे सही हो जाएंगे उसको ऐसे समझना। सपोज ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और कोई पर्सन ये कहता है आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस का मतलब दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, मतलब कोई भी। एनी का मतलब हो गया कोई भी। तो अगर हम देखें तो एनी जो वर्ड है वो स्पेसिफिकली किसी को रेफर नहीं कर रहा। स्पेसिफिकली तो हम स्पेसिफाई तो कर नहीं रहे कि दिस वन और दैट वन, तो असर्टिव मीनिंग तो है नहीं, लेकिन हम इनडायरेक्टली रेफर सबको ही कर रहे हैं। तो एनी का मतलब जो होता है ना वो ऑल भी होता है। एनी जो होता है वो ऑल का इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं आई कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। चूंकि हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन से ऑल, कौन सा क्वेश्चन, लेकिन एनी का मतलब यही होता है कि ऑल। तो ये जो एनी वर्ड होता है ना, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर लेते हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो ऑल का सब्स्टिट्यूट हो जाता है। बस ऑल स्ट्रेस करता है, ये स्ट्रेस नहीं करता, ठीक है। इन जनरल टोटल को रेफर करना हो तो एनी का यूज़ किया करो। एनी का मतलब हो जाता है नो मैटर व्हाट इट इज़, नो मैटर व्हाट या विच इट इज़। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर ये वाली सिचुएशन ही हो तो वो सही हो गया, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस। अगर ऑल को ही रेफर करना है तब तो फिर एनी लिख सकते हो, ठीक है। अगर किसी एक को ही रेफर करना हो तब तो फिर सम का यूज़ किया जाएगा, ठीक है।
अब सपोज कोई पर्सन ऐसा है जो ऑल को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन एक पार्ट सॉल्व कर सकता है। पार्ट का मतलब टोटल नहीं, केवल एक पार्ट सॉल्व कर सकता है और बाकी नहीं सॉल्व कर सकता, तो उसको सम लिखना पड़ेगा। तो जब हम सम लिखेंगे तो हमारा मतलब हो जाएगा नॉट ऑल। एनी का मतलब ऑल इन जनरल, सम का मतलब नॉट ऑल, सम का मतलब जस्ट अ पार्ट। तो अगर हम ये लिख रहे हैं आई कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो इसका मतलब ये हो गया आई कैन नॉट सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, एनी का मतलब हो गया ऑल। तो वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, फिर मैंने एक थर्ड सेंटेंस लिखा यहां पर, यू कैन बिकम समथिंग इफ यू आर diligent एंड ऑनेस्ट। अब किसी पर्सन से हमने कहा यू कैन बिकम समथिंग इफ यू आर डिलीजेंट एंड ऑनेस्ट, तो हम देख रहे हैं जो स्टेटमेंट हमारा है ये पॉजिटिव है और हमने इसमें समथिंग यूज किया, लेकिन ये समथिंग गलत है। समथिंग इसलिए गलत है क्योंकि अगर हम समथिंग कह रहे हैं तो इसका मतलब हम उससे ये भी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि बहुत से ऑप्शन ऐसे हैं जो वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर हम समथिंग कह रहे हैं तो इसका मतलब हमने यहाँ पे ऑप्शंस को लिमिट कर दिया है कि हम टोटल की बात ना करके एक पार्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई भी पर्सन मेहनती है, ईमानदार है, तो उसके लिए सारे ऑप्शंस ओपन है, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का मीनिंग कन्वे करना हो जिसमें हमें इन जनरल ऑल ऑप्शंस को रेफर करना हो, ना कि जस्ट लिमिटेड वंस को या पार्ट को, फ्रैक्शन को, अगर पार्ट या फ्रैक्शन को ही रेफर करना है, टोटल को नहीं, तब तो सम यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर टोटल को ही रेफर करना है इन जनरल, तो फिर एनी ही यूज करना पड़ेगा। तो ये भले हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, लेकिन समथिंग गलत है, एनीथिंग लिखो, क्योंकि जो हम मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं वो सम का मीनिंग नहीं होता है। सम मीनिंग पार्ट को रेफर करता है, टोटल को नहीं। अगर टोटल को ही रेफर करना हो इन जनरल, तो फिर हमेशा एनी का यूज क्या करो, तो इसको ऐसे लिखो, यू कैन बिकम एनीथिंग इफ यू आर डिलीजेंट एंड ऑनेस्ट। ठीक है, समथिंग यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब जैसे हमने लिख दिया यू कैन बिकम एनीथिंग, तो इसका मतलब ये हो गया यू कैन बिकम एनीथिंग नो मैटर व्हाट इट इज। क्या बनना चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल ऑप्शंस आर ओपन, देयर इज नो बाउंड्री, देयर इज नो लिमिट। ठीक है, कोई पर्सन है, हमने उससे कहा प्लीज टेल मी एनी स्टोरी। तो एनी स्टोरी का मतलब हो गया नो मैटर व्हाट द स्टोरी इज, नो मैटर व्हाट इट इज। अगर हम किसी पर्सन को स्टोरी सुनाने के लिए कह रहे हैं और हम उसकी कोई बाउंड्री नहीं खींच रहे, उसको कोई लिमिट नहीं कर रहे, ठीक है, हम उसको ऑप्शन सारे ओपन दे रहे हैं कि कोई भी कहानी सुना दे, इंसानों की कहानी सुना दे, देवी देवताओं की कहानी सुना दे, राक्षसों की कहानी सुना दे, परियों की कहानी सुना दे, तो हमने लिख दिया प्लीज टेल मी एनी स्टोरी। तो एनी का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर लेते हैं, तब जब हमें इन जनरल ऑल को रेफर करना, इन जनरल टोटल। सम का यूज क्या करो जब टोटल को ना रेफर करके एक पार्ट को रेफर करना हो, एक लिमिटेड पार्ट को रेफर करना हो, टोटल को नहीं। ठीक है, तो ये एनी का पॉजिटिव में भी सेंटेंस में यूज हो जाता है। फिर आते हैं इस पे, हमने क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है यहां पर, आई कांट सॉल्व एनी क्वेश्चंस। और आई कांट सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब ये दो सेंटेंस हमने लिखे हैं और ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इंटरोगेट नेगेटिव हैं। आई कांट सॉल्व सम क्वेश्चंस, आई कांट सॉल्व एनी क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एनी सही होगा या नेगेटिव सही, सम सही होगा। तो जो अभी तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एनी भी सही है और ये सम भी सही है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, देखो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई एक पर्सन है वो ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, तो उसको इन जनरल ऑल को रेफर करना है तो वो एनी यूज़ कर लेगा। ठीक है, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस। लेकिन अगर उसको ऑल को रेफर करना हो कि वो ऑल को नहीं सॉल्व कर सकता, तो वो तब भी एनी यूज़ कर लेगा। तो एनी जो होता है वो टोटल को रेफर करता है। अब होता क्या है कि जब हम नॉट के साथ एनी लिखते हैं ना, जैसे नॉट एनी लिखा, तो एनी का मतलब होता है ऑल, नॉट एनी का मतलब होता है नो। तो जो नॉट एनी होता है ये नो का सब्स्टिट्यूट होता है। अब होता है क्या, चाहे ऑल हो या नो हो, दोनों ही टोटल को रेफर करते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि नो नेगेटिव मीनिंग होता है, ऑल पॉजिटिव मीनिंग होता है। तो अगर हमें पॉजिटिव में सबको रेफर करना है तो हम एनी यूज़ करेंगे, नेगेटिव में सबको रेफर करना है तो हम नॉट एनी यूज़ करेंगे। नॉट एनी और नो का मीनिंग सेम होता है, नॉट एनी और नो एक दूसरे के इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक है,
तो जैसे हम लिख रहे हैं आई कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं आई कैन सॉल्व नो क्वेश्चंस। तो अगर हम ये कह रहे हैं आई कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं आई कैन सॉल्व नो क्वेश्चंस। ठीक है। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या होगा अगर हम ये कहते हैं आई कैन नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो सम का मतलब होता है जस्ट अ पार्ट। तो अगर हम ये कैन नॉट यूज़ कर रहे हैं तो ये कैन नॉट टोटल क्वेश्चंस के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, ये कुछ क्वेश्चंस के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये पर्सन नहीं सॉल्व कर पाएगा, लेकिन जो बचे हुए रह जाते हैं वो तो सॉल्व कर लेगा। तो अगर हम ये कहते हैं आई कैन नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो इसका मतलब ये हो गया बट आई कैन सॉल्व मोस्ट, बट आई कैन सॉल्व मोस्ट। तो ये दोनों ही सही है, इनके मीनिंग अलग अलग है। अगर हम ये लिख दें आई कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस, तो इसका मतलब ये हो गया आई कैन सॉल्व नो क्वेश्चंस। अगर हम लिख दें आई कैन नॉट सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो इसका मतलब हो गया कि देयर आर सम क्वेश्चन दैट आई कांट सॉल्व बट आई कैन सॉल्व द मोस्ट वंस, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमें ये भी समझना है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम एनी और सम का यूज़ करते हैं। ये एक बड़ी छोटी सी और आसान बात है, लेकिन ये बात कंप्लीट या टोटल नहीं है। रूल्स में यूजर्स को नहीं बांधा जा सकता। ठीक है। तो ये जो सम और एनी का यूज़ हम करते हैं वो नेगेशन इंट्रोगेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखना, हमने पढ़ा कि सम का यूज़ हम करते हैं पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए। तो अगर हम देखें तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग पॉजिटिव ही है। ठीक है। एनी का यूज़ नेगेटिव में करते हैं, ये मीनिंग नेगेटिव ही है, वो नो लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव मीनिंग ही है। ठीक है। अब ये जो हमने अभी डिस्कस किया है, इस पर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं तुम लोगों के लिए। Though he knew most of the guests in the party, he could not identify any of them. He could not identify any of them. अब देखिए, अगर ये सेंटेंस हम केवल इतना लिखें ही कुड नॉट आइडेंटिफाई एनी ऑफ देम, तो ये जो हमने ही कुड नॉट आइडेंटिफाई एनी ऑफ देम लिखा है, ठीक है, ये सेंटेंस सही होगा। और हमें इसका मतलब मानना पड़ेगा ही कुड आइडेंटिफाई नन ऑफ देम, उनमें से किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो ये मैं नहीं कह रही ये गलत होगा अगर कहीं पे लिखा हो ही कुडंट आइडेंटिफाई ऑफ देम, ये सही होगा ही कुडंट आइडेंटिफाई ऑफ देम एनी ऑफ देम, लेकिन ये तब सही होगा जब हम इसका मतलब ये मान लें कि ही कुड आइडेंटिफाई नन ऑफ देम, कि उनमें से किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। लेकिन हम ऐसा मान नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख रखा है कि वो काफ़ी को जानता था। द ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट, मोस्ट ऑफ को जानता था, मतलब एक ज़्यादा पार्ट था गेस्ट का जिन्हें वो जानता था, लेकिन एक ऐसा भी पार्ट था जिन्हें वो नहीं जानता था। तो अगर हम नॉट एनी लिख देंगे तो हमें पता है कि नॉट एनी का मतलब हो जाएगा नो। अब चाहे नो हो या ऑल हो, ये दोनों ही टोटल को रेफर करते हैं। ऑल भी टोटल के लिए यूज़ होता है, नो भी टोटल के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो अगर हम वहाँ पे ऑल को या टोटल को रेफर कर पाएँ तो वो एनी सही है, लेकिन हमें पता है हमें टोटल को रेफर नहीं करना है, हमें केवल उस पार्ट को रेफर करना है जो उन लोगों के बाद में बच गया जिन्हें वो जानता था। जिनको जानता था उनको छोड़कर जो बच गए उनको हमें रेफर करना है। तो हमें पार्ट रेफर करना है, टोटल नहीं। पार्ट के लिए सम लिख दो। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख देंगे, दो ही न्यू मोस्ट ऑफ द गेस्ट इन द पार्टी ही कुडंट आइडेंटिफाई सम ऑफ देम। तो हम देख रहे हैं स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे सम का यूज़ करना पड़ गया, क्योंकि वो जो सम है वो पार्ट को रेफर करता है, एनी टोटल को रेफर करता है। हमें टोटल को नहीं पार्ट को रेफर करना है, इसलिए हमने एनी ना यूज़ करके वहाँ पे सम का यूज़ किया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्वेश्चन में हमने लिखा, दो ही अटेम्प्टेड all the questions, though he attempted all the questions, he could not solve any or some of them. अब जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा यहाँ पे, though he attempted all the questions, he couldn't solve any of them। ठीक है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ही कुडंट सॉल्व एनी ऑफ देम, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हम एनी लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ही कुड सॉल्व नन ऑफ द देम, कि एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। अगर हम लिख देंगे ही कुडंट सॉल्व सम ऑफ देम, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो एक पार्ट सॉल्व नहीं कर पाया, ज़्यादातर सॉल्व कर लिया। अच्छा,
इस कॉन्टेक्स्ट से हमें कोई मदद मिलनी नहीं है, क्योंकि अटेम्प्ट करने से ये पता नहीं चलता कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाया या नहीं कर पाया। हालांकि अगर हम ये कह रहे हैं कि वो मोस्ट गेस्ट को जानता था, तो इसका मतलब ये तो सर्टेन है कि जिन गेस्ट को जानता था वो उस लिस्ट में नहीं है जिनको वो नहीं जानता था। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अगर किसी पर्सन ने कुछ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए तो वो सॉल्व भी हो गए होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने सारे अटैम्प्ट किए और कुछ ही सॉल्व कर पाया, ऐसे भी हो सकते हैं कि अटैम्प्ट सारे किए और कोई भी नहीं सॉल्व कर पाया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एनी को और सम को किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। एनी भी सही होगा, सम भी सही होगा, लेकिन वो मीनिंग अलग अलग होंगे, ठीक है। उस सेंटेंस में हम एनी का यूज़ नहीं कर सकते, उस सेंटेंस में हमें सम को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें पार्ट को रेफर करना है। इस सेंटेंस में हम पार्ट या टोटल किसी को भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिससे हमें पता चल पाए कि उसने सारे सॉल्व किए, कुछ ही सॉल्व किए, ठीक है। तो अगर हम एनी लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ही कुडंट सॉल्व एनी ऑफ देम, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। सम लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा एक पार्ट था जिससे सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन बाकी सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ही कुडंट सॉल्व एनी ऑफ देम का मतलब ये हो जाएगा ही कुड सॉल्व नो क्वेश्चन। अगर हम लिख देंगे ही कुडंट सॉल्व सम ऑफ देम तो इसका मतलब हो जाएगा बट ही सॉल्व मोस्ट अदर्स, बट ही सॉल्व्ड मोस्ट अदर्स, लेकिन उसने ज़्यादातर सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग हो जाएंगे और सही जाएगा। फिर हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने यूज़ किया वाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग do you have dash problem। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा वाई आर यू वीपिंग डू यू हैव डैश प्रॉब्लम, और ये ब्लैंक हमें फिल करना है। तो हम देख रहे हैं जो ब्लैंक हमें फिल करना है वो एक्चुअल में एक क्वेश्चन है, लेकिन जो पर्सन जिससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पर्सन रो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन रो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ही मस्ट हैव बीन इन प्रॉब्लम, जरूरी प्रॉब्लम में होगा तभी रो रहा है। तो कोई भी पर्सन जो वीप कर रहा है वो प्रॉब्लम में ही होगा, फिर उससे हम ये क्यों पूछ रहे हैं? उससे तो हमें पूछना चाहिए व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव। उससे हमें ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम है, उससे तो हमें ये पूछना चाहिए व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव, क्योंकि अगर वो वीप कर रहा है तो ऑब्वियस ज़्यादा प्रॉब्लम में ही होगा। लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उससे बातचीत शुरू करनी है तो उसके लिए एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। फॉर्मेलिटी इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि हमें इसका आंसर पता है। जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है इंटरोगेशन, इंट्रोगेट करते हैं, किसी कोई नई जानकारी लेनी होती है तो हम उसके इंट्रोगेट करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी इसलिए है क्योंकि इसका जो एंटिसिपेशन है वो पॉजिटिव है, हमें पता है कि इसका आंसर क्या आना है, एंड वी नो द आंसर बिफोर हैंड। सो इफ वी नो द आंसर बिफोर हैंड ऑफ एनी क्वेश्चन द क्वेश्चन बिकम्स अ फॉर्मेलिटी। तो जब फॉर्मेलिटी होता है क्वेश्चन, उसके लिए एनी का नहीं यूज करके सम का यूज क्या करो। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान देनी है कि एनी जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस में वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी से कुछ इंट्रोगेट करना। इंट्रोगेट करने का मतलब होता है कि हम कोई ऐसी जानकारी उससे लेना चाह रहे हैं जो हमें पहले से नहीं है, और वो हमें बताएगा तभी हम जान पाएंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन हम ऐसे पूछ रहे होते हैं जिनका ऑलरेडी हमें आंसर पता होते हैं। तो अगर हमें पहले से आंसर पता है, बिफोर एंड वी नो द आंसर, देन क्वेश्चन बिकम्स अ फॉर्मेलिटी। तो जो क्वेश्चन होता है वो एक फॉर्मेलिटी बन जाता है, और उस केस में वहाँ पर एनी ना यूज़ करके सम का यूज़ किया करो। फिर एक क्वेश्चन हमने और लिखा शैल वी हैव डैश रेस्ट। वुड यू हैव डैश स्वीट्स। Would you have dash sweets? ठीक है। अब देखिए ये जो हमने क्वेश्चन लिखा शैल वी हैव डैश रेस्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में एक परमिशन मांगी जा रही है, ठीक है। शैल वी हैव डैश रेस्ट जो हमने पूछा, ये हम किसी से इंट्रोगेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं रेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर हमने लिखा वुड यू हैव डैश स्वीट्स, ये हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, किसी को स्वीट्स ऑफर कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। डू यू हैव डैश शुगर। अब देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में आया, ठीक है, हालांकि उसमें कॉमन एरर में आया, मैंने नहीं फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, वहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मैंने ऐसे दे दिया।
अगर हम ये लिख रहे हैं डू यू हैव डैश शुगर, तो किसी पर्सन से अगर हम ये पूछ रहे हैं तो ये वास्तव में हम उससे इंटरोगेट कर रहे होंगे, ठीक है, या हम उससे मांग रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर हम किसी से चीनी के बारे में पूछ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है हम उससे मांगने गए होंगे और हम उससे मांग रहे होंगे, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस, जो सारे सेंटेंस है सब क्वेश्चंस हैं। इसमें भी क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है, इसमें भी यूज हुआ और इसमें भी यूज हुआ था क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये क्वेश्चंस जो थे ये इंट्रोगेशन के लिए नहीं यूज हो रहे थे। ये सेंटेंस क्वेश्चंस भले ही हो, हमने इनमें क्वेश्चन मार्क यूज कर रखा हो, लेकिन क्वेश्चन मार्क यूज होने के बावजूद भी ये सेंटेंस हमारे क्वेश्चंस नहीं है। ये रिक्वेस्ट है, ये ऑफर है, ये परमिशन है और ये फॉर्मेलिटी है। तो अगर हम फॉर्मेलिटी, परमिशन, ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए कभी क्वेश्चंस को यूज करें तो हमेशा सम यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई क्वेश्चन किसी पर्सन से पूछें और उस क्वेश्चन के थ्रू हम इंट्रोगेट ना कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, परमिशन दे रहे हो किसी को या परमिशन मांग रहे हो, ठीक है, या फिर हम फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उनमें हमेशा सम का यूज़ किया करो, एनी का यूज़ वहाँ पे मत किया करो। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये जो हमने इतने आसानी से लिख रखा है एक्चुअल में सच नहीं है, सच कुछ और है। सच ये है कि एनी को तब यूज़ किया करो जब नॉन असर्टिव मीनिंग कन्वे करना हो। ठीक है, मतलब हमें किसी डेफिनेट को रेफर ना करना हो तो एनी का यूज़ किया करो, चाहे वो एक हो चाहे वो ऑल हो। ठीक है, अब होता क्या कि एनी को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर लेते हैं अगर हमें इन जनरल टोटल को रेफर करना हो। ठीक, सम को भी हम यूज़ करते हैं लेकिन सम टोटल को रेफर नहीं करता है, सम केवल एक पार्ट को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम एनी और सम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। एनी का यूज़ इंट्रोगेटिव में तब यूज़ किया करो जब हमें किसी पर्सन से इंट्रोगेट करना हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगनी हो जो पहले से हमारे पास में नहीं है। लेकिन अगर हम किसी पर्सन से इंट्रोगेट करें और लेकिन वो जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर हमें पहले से पता हो, तो वो क्वेश्चन हमारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, तो उनमें सम का यूज़ क्या करो। अगर हम क्वेश्चन का यूज़ परमिशन मांगने के लिए, किसी को कुछ ऑफर करने के लिए, किसी को कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए करें तो भी सम का यूज़ क्या करो। इन सिचुएशंस में सम का यूज़ क्या करो। तो ये जो सम और एनी के क्वेश्चन थे कंप्लीट हुए। अब हम एक और डिटर्मिनर का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी, तो सम एंड एनी डन। इसके बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी को लेकर देखो एक बात समझना है यहाँ पे कि जो ईच हमारा डिटर्मिनर होता है और एवरी होता है, ईच को हम यूज करते हैं तब जब हमें रेफर करना होता है दो या दो से ज्यादा को। एवरी का यूज करते हैं हम हमेशा फॉर मोर देन टू। देखिए होता क्या है, ये ईच और एवरी जो डिटर्मिनर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अ नंबर ऑफ नाउन्स को, प्लूरल नाउन्स को हमें डिस्ट्रीब्यूटिव वे में एक्सप्रेस करना होता है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ईच और एवरी का यूज़ करते हैं। अगर हमें दो या दो लोगों का ही डिस्ट्रीब्यूशन रेफर करना है तो दो लोगों के लिए तो हमेशा ईच का यूज़ करना। दो से ज़्यादा का रेफर करना है तो ईच या एवरी का किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। फिर उनमें डिफरेंस क्या होता है वो अभी हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, dash of these two bags is mine। अब हमें ये ब्लैंक फिल करना है, डैश ऑफ दिस टू बैग्स इज माइन। तो देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा ना टू बैग्स, तो इससे हमें पता चल गया हम बात दो की कर रहे हैं, दो से ज़्यादा की नहीं, तो ईच आ गया। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है कि यहाँ पे टू बैग्स ना लिखा होता और हम कुछ और लिख देते, मोर देन टू लिख देते, हम लिख देते डैश ऑफ 20 बैग्स इज माइन। डैश ऑफ दिस 20 बैग्स इज माइन, ठीक है, तो भी यहाँ पर ईच ही यूज होता है, एवरी तब भी नहीं यूज हो पाता। एवरी नहीं यूज होने की वजह ये है कि जो दिस 20 बैग्स हमने लिखा है या दिस 2 बैग्स लिखा है, ये एक्चुअल में हमारे सब्जेक्ट्स नहीं है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ प्रिपरेशन का। क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट होते दिस 20 बैग्स और दिस 2 बैग्स, तो यहाँ पे वर्ब आर यूज हो रही होती, तो इसका मतलब आर वर्ब का सब्जेक्ट है ईच है। अब हमने डिस्कस किया कि ईच एवरी जो है वो डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन इसमें से जो ईच होता है प्रोनाउन भी होता है। मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है
कि जो ईच वर्ड है ये डिटर्मिनर भी है और साथ ही साथ में प्रोनाउन भी है, लेकिन जो एवरी वर्ड है वो केवल एक डिटर्मिनर है, वो प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं, लेकिन जो डिटर्मिनर होते हैं वो हमेशा नाउन के साथ ही लिखकर यूज़ करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि ईच को अगर हम चाहें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के भी सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं आई नो ईच, लेकिन अगर लिखोगे आई नो एवरी तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ईच है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा नो वर्ब का, लेकिन एवरी नहीं बन पाएगा। हालांकि ईच एंड एवरी एक अलग प्रोनाउन होता है, हम चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं आई नो ईच एंड एवरी, ठीक है। तो ईच एंड एवरी भी प्रोनाउन ही होता है, लेकिन एवरी वर्ड डिटर्मिनर होता है, ये गलत हो जाएगा। लाइकवाइज अगर हम लिखें ईच या एवरी नोज मी, तो जो ईच है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन एवरी सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। तो ईच सब्जेक्ट बन जाएगा, एवरी नहीं बन पाएगा। तो जब भी एवरी लिखोगे तो उसके साथ हमेशा डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा। एवरी पर्सन, एवरी बॉय, मतलब एवरीबॉडी, एवरीवन, कुछ भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ईच जो वर्ड होता है वो प्रोनाउन भी होता है, वी कैन यूज इट एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एवरी कांट बी यूज दैट वे। एवरी इज ऑलवेज अ डिटर्मिनर एंड मस्ट बी यूज विद सम काइंड ऑफ नाउन। तो एवरी को हमेशा किसी नाउन के साथ लिखना चाहिए। तो यहाँ पे बात हम टू की कर रहे हैं, मोर देन टू की कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये कि जो हमें वर्ड चाहिए वो सब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट है तो ये काम कोई प्रोनाउन नहीं कर पाएगा। अब प्रोनाउन ईच होता है, एवरी होता नहीं है, तो एवरी ना यहाँ यूज होगा ना यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब भी यूज़ करना हो तो हमेशा ईच का यूज़ करना। एवरी केवल डिटर्मिनर होता है, उसको हमेशा डिटर्मिनर के साथ ही लिखना। अब मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ, उनके थ्रू हम ईच एवरी के फर्दर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द मैन रेज्ड dash hand of his, we go to that city dash Friday. Dash month has at least 4 Sundays. They have marked dash Friday of this month. Almost dash bird lays eggs. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैं एक और लिख देना चाहूँगा यहाँ पर। 6th, they asked him some questions and he answered dash correctly. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें ईच और एवरी का यूज़ करना है। तो एक बार हम ये पता लगाएंगे कहाँ पर हमें ईच का यूज़ करना है सेंटेंस में और कहाँ पर एवरी का यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो ब्लैंक्स हमने छोड़े ना, अगर हम देखें तो इस ब्लैंक में हमें एक डिटर्मिनर चाहिए जो हैंड नाउन को डिटर्मिन कर दे। यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनर चाहिए जो फ्राइडे नाउन को डिटर्मिन कर दे।
यहाँ पर भी एक हमें डिटर्मिनर चाहिए जो मंथ नाउन को डिटरमिन कर दे। यहाँ भी हमें एक डिटर्मिनर ही चाहिए जो फ्राइडे नाउन को डिटरमिन कर दे। यहाँ पर भी एक डिटर्मिनर चाहिए जो बर्ड नाउन को डिटरमिन कर दे। लेकिन यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। करेक्टली वर्ड एडवर्ब होता है तो हमें कोई डिटर्मिनर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें आंसर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करते हैं, डिटर्मिनर तो कर नहीं सकते हैं। तो जहाँ पर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े वहाँ तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होता है, हमेशा ईच यूज़ किया करो। तो इसमें तो केवल ईच आएगा। दे आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस एंड ही आंसर्ड ईच करेक्टली। तो जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े तो हमेशा ईच लिखा करो, ठीक है। एवरी जो होता है वो डिटर्मिनरी होता है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो इस सेंटेंस में एवरी का ऑप्शन खत्म है क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बन सकते हैं, ईच प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हो गया खत्म। बाकी जितने एग्जाम्पल्स हैं उनमें हमें डिटर्मिनर्स चाहिए, तो उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखना, ये जो हमने क्वेश्चन लिखा ऑलमोस्ट डैश बर्ड लेज एग्स, ठीक है। तो हमने ऑलमोस्ट लिखा। अब होता क्या है कि हमने पढ़ा कि जो एवरी वर्ड होता है ये और ऑल, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। सेम का मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये है कि अगर हम कहते हैं एवरी वन इज़ रेडी और अगर हम कहते हैं ऑल आर रेडी, तो ये मीनिंग दो नहीं है, एक ही मीनिंग है। ऑल आर रेडी कहो या एवरी वन इज़ रेडी, एवरी वन इज़ रेडी कहो या ऑल आर रेडी कहो, ठीक है। तो एवरीवन जो होता है वो ऑल के तरीके से टोटल को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हमें टोटल नहीं इंडिविजुअल्स को भी रेफर करना हो, इंडिविजुअलिटी स्ट्रेस करनी हो, तो अगर इंडिविजुअलिटी स्ट्रेस करनी हो तो फिर ईच लिखा करो। इंडिविजुअलिटी स्ट्रेस करनी है तो ईच लिखा करो, ठीक है। टोटल को रेफर करना है तो ऑल या एवरी लिखा करो। अगर हम ऑलमोस्ट लिख रहे हैं तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ऑलमोस्ट लिख के हमारा रेफरेंस इंडिविजुअल से नहीं टोटल से होगा। अगर हम ऑलमोस्ट लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग सारे, ठीक है। ऑल प्लस मोस्ट हो गया, ठीक है। तो अगर हम ऑलमोस्ट लिख दें, नियरली लिख दें, रफली लिख दें, अप्रॉक्सीमेटली लिख दें, प्रैक्टिकली लिख दें, ठीक है। तो ऑलमोस्ट है, नियरली है, रफली है, अप्रॉक्सीमेटली है, प्रैक्टिकली है। अगर हम इस तरीके के वर्ड्स लिखते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा रेफरेंस है वो टोटल का है, ना कि इंडिविजुअल का। अगर टोटल का रेफरेंस है तो एवरी लिख दो, ऑलमोस्ट एवरी वर्ड लेज एग्स। तो ये जो हमारे एडवर्ब्स हैं इनका ध्यान देना, ये एडवर्ब्स टोटल को रेफर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इसीलिए इनके साथ में हमेशा एवरी का यूज़ किया करो, ना कि ईच का। एक किसी पेपर में क्वेश्चन आया, हालांकि मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, उसमें लिखा था प्रैक्टिकली डैश पार्ट ऑफ बनाना ट्रीज यूज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है, ऐसे कुछ था। तो ऑप्शन में उसमें एवरी ही दे रखा था और मतलब लिखा था सेंटेंस में एवरी, ऑप्शंस में ईच, ऑल वगैरह दे दिया था, ठीक है। तो ऑल तो आ नहीं सकता, ऑल लिखो तो पार्ट्स आएगा। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, अगर मुझे सही से याद हो। प्रैक्टिकली एवरी part of a banana tree is used by humans या by man, ऐसे कुछ था, ठीक है। उसमें यहाँ पे हमें ऑप्शन दे दिया कि इसमें एवरी की जगह ऑल आएगा, ठीक है, या ईच आएगा, या सम आएगा, या नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो देखो, अगर हम प्रैक्टिकली लिख रहे हैं तो सम का तो रेफरेंस होगा नहीं, रेफरेंस तो टोटल का ही होगा, और सम हमें पता है पार्ट को रेफर करता है, टोटल को नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल को भी रेफर नहीं होगा तो ईच भी गलत हो गया। ऑल लिखोगे तो ऑल के साथ प्लूरल आएगा। मैंने कहा कि ऑल और एवरी का मीनिंग सेम होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, उसके साथ में नाउन प्लूरल आते हैं। जैसे हमने लिखा ऑल बॉयज, ऑल बॉयज, एवरी लिखेंगे तो यही हो जाएगा बॉय, एवरी बॉय। तो अगर हम किसी काउंटेबल नाउन के साथ में ऑल का यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल आएगा। ऑल लिखोगे तो पार्ट्स आएगा। प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ बनाना ट्री आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, तो ऑल भी सही हो जाएगा। अभी सिंगुलर लिखा हुआ तो ऑल भी आ नहीं सकता, तो इसका मतलब जो एवरी लिखा हुआ सही है। तो अगर प्रैक्टिकली, नियरली, रफली, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, प्रैक्टिकली, अप्रॉक्सीमेटली, रफली, नियरली, ऑलमोस्ट, ये एडवर्ब्स लिखे हों तो हमेशा एवरी ही यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे हमारा रेफरेंस टोटल से होता है, ना कि इंडिविजुअल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक काम करते हैं, अब डिस्कस करते हैं ऊपर से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिखा द मैन रेज्ड एज हैंड ऑफ हिज। अब हैंड हमें पता है किसी भी पर्सन के 2 ही होते हैं, और अगर हमें 2 का डिस्ट्रीब्यूशन शो करना हो तो हमेशा ईच ही लिखना पड़ेगा, तो इसमें तो लिख दो ईच। द मैन रेज्ड ईच हैंड ऑफ हिज, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में लिखा डैश मंथ हैज एटलीस्ट 4 संडेज। डैश मंथ, अब हमें पता है कि हैंड होते हैं 2, मंथ्स होते हैं 12, तो ये 2 है तो इसके लिए तो हमें केवल ईच ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मंथ्स हैं तो मोर देन 2 है, 12 है, तो हम एवरी भी यूज कर सकते हैं, ईच भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ईच ही यूज कर सकते हैं, एवरी नहीं। होता क्या है कि एवरी का यूज हम तब करते हैं जब नंबर जनरल ना हो, मतलब नंबर डेफिनेट ना हो। ये जो हम प्रैक्टिकली के साथ में एवरी यूज करते हैं, इसकी वजह भी यही होती है कि हम इंडिविजुअल को ना रेफर करके, नंबर को ना रेफर करके, टोटल को रेफर कर रहे होते हैं। तो अगर हम कभी भी डेफिनेट नंबर के बारे में बात करें, डेफिनेट नंबर का मतलब जिसका हमें पता हो कि कितना, हाउ मैनी, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी पता हो कि हाउ मैनी और हाउ मच, तो कभी भी एवरी का यूज़ नहीं करना, हमेशा इसका ईच का यूज़ करना। तो हमें पता है कि मंथ डेफिनेट होते हैं, 12 होते हैं, तो अगर डेफिनेट नंबर को रेफर करना है तो ईच लिखा करो। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो 2 के साथ हम ईच लिखते हैं ना, इसकी वजह ये होती है कि वो डेफिनेट होता है। तो 2 के साथ में ईच लिखने की भी वजह ये होती है कि वो डेफिनेट नंबर होता है, डेफिनेट होने की वजह से हम ईच लिखते हैं। अगर 2 से ज़्यादा कोई नंबर ऐसा हो जो डेफिनेट हो जाए तो उसके साथ भी ईच लिखना पड़ेगा। तो बात ये 2 या मोर देन 2 की नहीं है, बात ये है कि डेफिनेट नंबर है तो ईच, इनडेफिनेट नंबर है तो एवरी। इनडेफिनेट में रेफर करना है इन जनरल में तो एवरी लिखो, डेफिनेट में रेफर करना है कोई स्पेसिफिक नंबर को तो ईच लिखो। तो ये मंथ जो होते हैं 12 होते हैं डेफिनेट नंबर, हैंड भी 2 ही होते हैं डेफिनेट नंबर, तो दोनों के साथ ईच आ जाएगा। फिर हमने लिखा वी गो टू दैट सिटी डैश फ्राइडे। ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। वी गो टू दैट सिटी डैश फ्राइडे, ठीक है। अब हम देखें तो वहाँ पे जो हम लिख रहे हैं फ्राइडे, वो एक्चुअल में नाउन तो है, लेकिन ये पूरी फ्रेज मिलके एडवर्ब बन रही है, व्हेन का रिप्लाई। वी गो टू दैट सिटी, व्हेन डू वी गो टू दैट सिटी, तो हमें यहाँ पे व्हेन का रिप्लाई लिखना है। व्हेन का रिप्लाई का मतलब हमें यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज लिखनी है। अगर कभी भी एडवर्ब फ्रेज बनानी हो तो हमेशा एवरी लिखा करो, एवरी फ्राइडे। एवरी फ्राइडे हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक तो फ्राइडे डेफिनेट नहीं है, ठीक है, कोई भी फ्राइडे हो, हर एक फ्राइडे को जाता है, तो बात जनरल की हो रही है, ठीक है, तो इसलिए भी एवरी हमें लिखना पड़ेगा। और दूसरा टाइम डिनोटिंग वर्ड्स के साथ में उनको एडवर्ब फ्रेज बनाने के लिए एवरी का ही यूज़ किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमने लिखा दे हैव मार्क डैश फ्राइडे। अब हम देख रहे हैं ये जो हमारा डैश फ्राइडे हमने लिखा हुआ है, ये फ्राइडे हमारा व्हेन का रिप्लाई नहीं है, ठीक है, ये व्हाट का रिप्लाई है, और ये ऑब्जेक्ट है मार्क वर्ब का, ठीक है। ये हैव मार्क्ड वर्ब हो गई और इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो गया डैश फ्राइडे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं आगे लिखा ऑफ दिस मंथ, इस मंथ का, तो इस मंथ में जितने भी फ्राइडेज होंगे वो डेफिनेट होंगे, तो अब ईच लिखना और यहाँ पे एवरी लिखना। तो होता क्या है कि जब हम किसी टाइम डिनोटिंग वर्ड को यूज करते हैं व्हेन के रिप्लाई में, वी गो टू दैट सिटी, व्हेन डू वी गो टू दैट सिटी, ठीक है, तो वहाँ पे एवरी लिखा करो, क्योंकि वहाँ पे हम किसी डेफिनेट की बात ना करके जनरल की बात कर रहे होते हैं, तो जनरल की बात कर रहे होते हैं तो इसलिए एवरी लिखा करो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई स्पेसिफिक फ्राइडे है या स्पेसिफिक फ्राइडेज हैं, उन्हीं को रेफर करना है तो ईच लिखा करो। ऑफ दिस मंथ हमने लिखा तो हमें पता चल गया कि इस मंथ में स्पेसिफिक फ्राइडे ही होंगे, या तो 4 होंगे या 5 होंगे, ठीक है, तो हमने वहाँ पे लिख दिया ईच। लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फ्राइडे की बात नहीं हो रही है, कोई स्पेसिफिक नंबर की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एवरी लिख दो। टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को रेफर करना, व्हेन का रिप्लाई तो एवरी लिखा करो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो हम ईच भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक। फिर हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर और लिखा 7th, क्वेश्चन में हमने लिखा एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। अब हमें ये समझना है ये जो सेंटेंस हमने लिखा है एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, ये सही है गलत, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम समझे ना तो जो हम मीनिंग इसका निकालेंगे, कंक्लूड करेंगे वो सही होगा, उसके हिसाब से इसका मीनिंग हम जो निकालेंगे वो सही होगा कि हर एक बर्ड नहीं उड़ सकता, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझना, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम ये लिख रहे हैं एवरी तो इसका मतलब होता है ऑल। तो इसका मतलब अगर हम ये कह रहे हैं एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। और हमें पता है ऑल टोटल को रेफर करता है, ठीक है,
ऑल टोटल को रेफर करता है, नेगेटिव मीनिंग में नो भी टोटल को रेफर करता है, तो दोनों टोटल को रेफर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मीनिंग नेगेटिव है, नेगेटिव मीनिंग में ऑल का यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब इनडायरेक्टली नो कहा जा रहा है, नो बर्ड्स कैन फ्लाई। तो ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं, एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, नो बर्ड्स कैन फ्लाई, ठीक है, तो ये मीनिंग है हमारे। तो उस सेंटेंस का जो हम मीनिंग समझ रहे थे वो एक्चुअल में मीनिंग ये है, नो बर्ड्स कैन फ्लाई। अब ये जो नो बर्ड्स कैन फ्लाई हमने लिखा है ना, हमें पता है ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एज अ फैक्ट ये गलत है, ग्रामेटिकली भले ही सही हो लेकिन एज अ फैक्ट ये गलत स्टेटमेंट लिखा कि हम कह रहे हैं नो बर्ड्स कैन फ्लाई, कि कोई भी बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाता, लेकिन हमें पता है गलत है। तो जब ये गलत है तो वही मीनिंग ये दोनों भी कन्वे कर रहे हैं, तो ये दोनों भी गलत हो गए, ठीक है। तो इसको देखो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई। अब ये क्यों सही हो गया, नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, इसको देखो समझना। एवरी का मतलब ऑल होता है, एवरी का मतलब होता है ऑल, ठीक है। तो नॉट एवरी का मतलब हो जाएगा नॉट ऑल, और हमने पढ़ा कि नॉट ऑल का मतलब पार्ट, नॉट ऑल का मतलब टोटल नहीं पार्ट, तो इसका मतलब है सम। तो जो नॉट एवरी है ना, इसका मतलब एक्चुअल में है सम। तो अगर हम ये लिख रहे हैं नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि सम बर्ड्स कैन फ्लाई, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, दैट इज अ सेंसफुल मीनिंग, ठीक है, और ये सेंटेंस है। तो अब हमें ये समझना है कि अगर कभी एवरी को नेगेटिव में कन्वे करना है तो इस तरीके से लिखा करो, ठीक है। जब हम ये लिखते हैं एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग ये होता है नो बर्ड्स कैन फ्लाई, लेकिन हम समझ कुछ और लेते हैं, मीनिंग होता कुछ और है। अगर हम ऐसे लिख दें नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, तो इसका मतलब हो जाएगा सम बर्ड्स, नॉट एवरी का मतलब नॉट ऑल, सम बर्ड कैन फ्लाई, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। तो एवरी बर्ड कैन नॉट फ्लाई का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जब ये समझ जाओगे तो ये भी जान जाओगे कि वो गलत क्यों है, सही क्यों है। फिर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिखते हैं, एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई। अब हमने एक सेंटेंस लिखा एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई। तो देखिए अगर हम ये लिख रहे हैं एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं ऑल डॉग्स कैन नॉट फ्लाई, या हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं नो डॉग्स कैन फ्लाई। तो हमें पता है मीनिंग तो सही है, नो डॉग्स कैन फ्लाई तो सही मीनिंग है, अगर ये सही है तो वो दोनों भी सही होने चाहिए, लेकिन वो गलत हो गए। अब देखिए वो क्यों गलत हो गए उनको भी समझ लेना है, ठीक है, कि अगर नो डॉग्स कैन फ्लाई, ऑल डॉग्स कैन नॉट फ्लाई, एवरी डॉग कैन नॉट फ्लाई के मीनिंग सेम है, तो नो डॉग्स कैन फ्लाई ही सही क्यों हुआ, वो भी सही हो जाने चाहिए थे, मीनिंग सेम है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि मीनिंग और स्ट्रक्चर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है तो स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होगा, वो भी सेम रह जाएगा, ठीक है। ऑल, बोथ, सम, ठीक है, एवरी, ईच, इनका यूज़ क्या करो तब जब हमें पॉजिटिव मीनिंग्स कन्वे करना हो, मतलब ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं, इनमें से कुछ वर्ड प्रोनाउन भी हैं, ऑल है, बोथ है, सम है, ईच है, एवरी को छोड़ के ये प्रोनाउन भी हैं। तो इनका यूज़ वहाँ पे किया करो जहाँ पे हमारे मीनिंग्स पॉजिटिव हों, पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए। लेकिन हमेशा तो मीनिंग नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं, कई बार हमें नेगेटिव मीनिंग भी कन्वे करने होते हैं। तो अगर मीनिंग हमारे नेगेटिव हो और हमें नेगेटिव मीनिंग्स कन्वे करना हो तो नन का यूज़ क्या करो, नो का यूज़ क्या करो, नीदर का यूज़ करो, नोबडी का यूज़ करो, नथिंग का यूज़ करो, ठीक है। नेगेटिव मीनिंग के लिए इनडिटर्मिनस प्रोनाउंस का यूज़ करें, पॉजिटिव के लिए इनका यूज़ करें। एक एग्जांपल से मैं अगर समझाऊं, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं यहाँ पर, बोथ ऑफ देम कैन नॉट सॉल्व इट। अब हम देख रहे हैं जो सेंटेंस हमने लिखा है बोथ ऑफ देम कैन नॉट सॉल्व इट, ये स्टेटमेंट का मीनिंग जो है वो नेगेटिव है। तो अब हमने कहा कि नेगेटिव मीनिंग हो तो बोथ का यूज़ नहीं करो, उसकी जगह नीदर का यूज़ करो। बोथ और नीदर दोनों दो के लिए यूज़ होते हैं। तो या तो ये मीनिंग नेगेटिव ना हो, बोथ ऑफ देम कैन सॉल्व इट, ये पॉजिटिव मीनिंग हो तो ये बोथ सही जाएगा। अगर मीनिंग नेगेटिव है तो फिर बोथ नहीं यूज़ करो, इसकी जगह नीदर लिखो, नीदर ऑफ देम।
अच्छा, जब नीदर लिख दोगे तो क्या होगा, ये खुद नेगेटिव है तो फिर हमें नॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे ऐसे लिख दो, नीदर ऑफ देम कैन सॉल्व इट। तो ये स्टेटमेंट सही तब होगा जब हम इसे लिखेंगे नीदर ऑफ देम कैन सॉल्व इट, ठीक है। तो पॉजिटिव मीनिंग के लिए इनडिटर्मिनेट्स और प्रोनाउंस का यूज़ क्या करो, नेगेटिव के लिए इनका यूज़ क्या करो। अब हम देख रहे हैं मीनिंग वहाँ पे हमारा नेगेटिव है, चूंकि मीनिंग नेगेटिव है तो बजाय कि एवरी या ऑल यूज़ करने के नो यूज़ करो, तो ये सही है वो गलत है। मीनिंग तीनों के सेम है लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत है, ये ग्रामेटिकली सही है और मीनिंग भी सही है, तो सही हो गया। अब सोचने वाली बात है कि फिर ये क्यों सही हो गया, नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, मीनिंग तो ये भी नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, मीनिंग नेगेटिव नहीं है, मीनिंग इसका पॉजिटिव है। नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई का मतलब सम बर्ड है, नॉट एवरी का मतलब सम होता है, तो ये पॉजिटिव मीनिंग है, ठीक है, तो इसलिए सही है। क्या अगर ये सही है, नॉट एवरी बर्ड कैन फ्लाई, ग्रामेटिकली अगर वो सही है, तो क्या नॉट एवरी डॉग कैन फ्लाई भी सही हो जाएगा ग्रामेटिकली। अब देखो ग्रामेटिकली तो ये भी सही हो जाएगा, नॉट एवरी डॉग कैन फ्लाई, लेकिन मीनिंग भाई याद है, क्योंकि अगर हम ये लिख देंगे नॉट एवरी डॉग कैन फ्लाई तो इसका मतलब हो जाएगा सम डॉग कैन फ्लाई, लेकिन नो डॉग कैन फ्लाई हमें पता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ग्रामेटिकली ये सही है लेकिन मीनिंग गलत है, ये ग्रामेटिकली भी सही है, मीनिंग भी सही है। फिर हम एक सेंटेंस और लिखते हैं 9th, एवरी बॉय वॉज नॉट प्रेजेंट। तो हमें पता है अगर हम ये लिख रहे हैं एवरी बॉय वॉज नॉट प्रेजेंट, तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं ऑल बॉयज वर नॉट प्रेजेंट, या हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं नो बॉयज वर प्रेजेंट। अब यहाँ पे देखो है कि इन तीनों सेंटेंस के मीनिंग जो है वो सेम है, लेकिन फिर भी ग्रामेटिकली ये सही है, क्योंकि अगर नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है, अगर नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे करना है तो नो का यूज़ करो, ना कि सम और ऑल का। तो मीनिंग तीनों के सेम है, उसके बावजूद दोनों सेंटेंस पहले वाले गलत हो गए और ये सही हो जाएगा, नो बॉयज वर प्रेजेंट, ठीक है। हालांकि अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम ऐसे लिख दें नॉट एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, तो सही ये भी होगा, ठीक है। बस ये है कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग अलग अलग होगा। नो बॉयज वर प्रेजेंट का मतलब सारे एब्सेंट थे, कोई भी नहीं आता। नॉट एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट का मतलब सम वर प्रेजेंट, सम वर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। हालांकि चाहे तो हम इस मीनिंग को एक और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नो बॉयज वर प्रेजेंट है, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल बॉयज वर एब्सेंट। तो अगर हम ऐसे लिख दें ऑल बॉयज वर एब्सेंट तो भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हम नॉट एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, नो बॉयज वर प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। नो बॉयज वर प्रेजेंट को हम एक दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं ऑल बॉयज वर एब्सेंट। यहाँ पे ये मीनिंग हमारा पॉजिटिव है तो ऑल यूज हो जाएगा, यहाँ पे मीनिंग नेगेटिव था तो ऑल नहीं यूज हो पाया और ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनको हमें समझना है कि ये सही क्यों है, गलत क्यों है। जब ये समझ में आ जाएंगे तो ईच एवरी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, द मैन डिवाइडेड ऑल हिज वेल्थ among each of his sons। ठीक है, among each of his sons या every son, इन दोनों में से कोई भी अगर हम लिखें तो देखिए ये दोनों सेंटेंस हैं। अगर हम ऐसे लिख दें द मैन डिवाइडेड ऑल हिज वेल्थ अमंग ईच ऑफ हिज सन्स से एवरी सन, तो हमें पता करना है कि सही कौन सा होगा, ईच ऑफ हिज सन्स लिखना सही होगा या एवरी सन सही होगा। उसको समझने से पहले एक छोटी चीज़ और समझना है कि ये जो ईच ऑफ हिज सन्स से एवरी सन हमने वर्ड लिखे हैं ना, ये फ्रेजेस इस अमंग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और अमंग जो होती है ये प्रीपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज की जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन। 2 प्रीपोजिशन होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, एक अमंग और एक बिटवीन। बिटवीन का यूज़ करते हैं हम तब जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 2 मतलब 2 में रेफर करना हो। अमंग का यूज़ करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन 2 से ज़्यादा में हुआ हो।
तो चाहे हम अमंग प्रिपोजिशन यूज़ करें चाहे बिटवीन प्रिपोजिशन यूज़ करें, इनका ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा प्लूरली होता है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है कि कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्सन में हो नहीं सकता, डिस्ट्रीब्यूशन एक में नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब क्लेम करने वाले एटलीस्ट दो, मतलब दो हों, एटलीस्ट दो हों या दो से ज़्यादा हों। तो अगर हम अमंग या बिटवीन कभी भी यूज़ करेंगे प्रिपोजिशन, तो इसका मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन रेफर कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक में हो नहीं सकता है, तो अमंग और बिटवीन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा प्लूरली होते हैं। वो जो ईच ऑफ हिज सन्स हमने लिखा है या एवरी सन लिखा है, वो दोनों ही सिंगुलर हैं, उनमें से कोई भी प्लूरल नहीं है। इस बात को हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि अगर हम उनको किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज करें, ईच ऑफ हिज सन्स डैश एब्सेंट, तो हमें वर्ब यहाँ पे इज लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। लाइकवाइज अगर हम एवरी सन लिखें डैश एब्सेंट, तो भी हमें इजी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी सिंगुलर है। तो ईच ऑफ हिज सन्स और एवरी सन, वो जो दोनों फ्रेजेस हमने लिख रखे हैं अमंग प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के, वो दोनों ही फ्रेजेस हमारी सिंगुलर है। अब सिंगुलर फ्रेज ना तो अमंग का ऑब्जेक्ट बन पाएगी ना बिटवीन का बन पाएगी, तो ये गलत हमने लिखा है। या तो लिखो सिंपली हिज सन्स, ईच ऑफ रिमूव कर दो, या लिखो ऑल सन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि अमंग और बिटवीन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के कभी ईच या एवरी को मत लिखना, ठीक है। ईच एवरी लिख देने से नाउन सिंगुलर हो जाते हैं। सिंगुलर ऑब्जेक्ट ना बिटवीन के साथ यूज हो सकता है ना अमंग के साथ यूज हो सकता है। बिटवीन और अमंग प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा ही प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईच और एवरी का डिस्कशन ये भी ओवर हुआ, इसको भी अपना प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, एक दो बार वीडियो देखें। बाकी थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।